हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस रैक के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग 7 ऐसे प्रोडक्शन ग्रेड टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी भी इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन रैक एप्लीकेशन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है। इन सारे टेक्निक्स को यूज़ करके हम रिट्रीवल क्वालिटी को बढ़िया कर सकते हैं, हैलुसिनेशन को रिड्यूस कर सकते हैं और अगर आप भी फैंग मैंग लेवल कंपनी का एआई इंजीनियर रोल का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि इंटरव्यू में कहीं न कहीं इन सारे क्वेश्चन को पूछा ही जाता है। तो बेसिक रैक की बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रैक सॉल्यूशन जब डिज़ाइन करते हैं, तो वो बेसिक रैक ही यूज़ करते हैं। बेसिक रैक में क्या होता है कि रैक हुआ, उसके बाद उसमें चंक्स जो भी रिट्रीव होकर के आए, वो डायरेक्टली एलएलएम को सेंड कर दिया जाता है और एलएलएम क्या होता है कि वो आंसर जनरेट कर देता है। इस बेसिक रैक के साथ बहुत प्रॉब्लम है। इसमें कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं कि अगर कॉन्टेक्स्ट अच्छा नहीं रहेगा, रिट्रीवल कॉन्टेक्स्ट अगर इर्रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट है, तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, हैलुसिनेशन भी हो सकता है। तो हमें भी पता है कि कॉन्टेक्स्ट जितना बढ़िया होगा, आंसर उतना ही बढ़िया होगा। अगर कॉन्टेक्स्ट रॉन्ग है, तो आंसर भी रॉन्ग होगा। अगर हैलुसिनेशन कर रहा है, तो जो आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आंसर जनरेट नहीं होगा। तो इसका रूल क्या होता है कि बेटर कॉन्टेक्स्ट, बेटर आंसर। जितना बढ़िया कॉन्टेक्स्ट आपका होगा, उतना बढ़िया आंसर होगा। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट पुअर है, तो आंसर भी पुअर ही होगा। इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन आप एलएलएम को दे रहे हो कि क्या जनरेट करना है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या डेटा है, उन सारे को मिला करके जो आप कॉन्टेक्स्ट एलएलएम को दोगे, जो जितना बढ़िया कॉन्टेक्स्ट देगा, उतना ही एलएलएम आंसर जनरेट बढ़िया करेगा। ठीक है? तो द क्वालिटी ऑफ रैग सिस्टम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड टू द एलएलएम। ठीक है? तो एडवांस रैग टेक्निक्स फोकस करता है कॉन्टेक्स्ट से क्वालिटी पे बिफोर इन्फॉर्मेशन रीचेस टू द एलएलएम। ठीक है? एडवांस रैग की फ्लो की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि डेटा हमारे पास होता है, इसमें सारे प्री प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं जैसे चंकिंग हो गया, एम्बेडिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, फिर वेक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद रिट्रीवल होता है कि कौन-कौन सा मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो रिट्रीव होकर के आ रहे हैं। फिर रिट्रीवल के बाद हम उसपे री-रैंकिंग अप्लाई करते हैं और उसके बाद वो एलएलएम के जाता है और एलएलएम फाइनली आंसर जनरेट करता है। तो इस टेक्निक का यूज़ करके हम एक बढ़िया-सा आंसर जनरेट कर सकते हैं जो कि मोस्ट रिलेवेंट आंसर होगा। अब आगे हम सारे टेक्निक्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। टेक्निक 1 है मेटा डेटा फ़िल्टरिंग जो कि बहुत ही ईज़ीएस्ट एंड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हम मानते हैं इसे क्योंकि मेटा डेटा क्या होता है कि अगर आप चंक जो भी आप चंकी किए, हर एक चंक का एक मेटा डेटा आप मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन उस चंक के बारे में स्टोर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चंक है जिसमें आईफ़ोन 16 के बारे में डिस्कशन हुआ है या आईफ़ोन 16 के बारे में हुआ है और वहाँ पर एक कीवर्ड है इंडिया, वारंटी, दीज़ आर द कीवर्ड्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फ़िल्टर करने के लिए। तो आप हर एक चंक का एक मेटा डेटा क्रिएट करते हैं और उस मेटा डेटा को भी उस चंक के साथ स्टोर करते हैं, ना कि ओनली टेक्स्ट चंक। ठीक है? अब मेटा डेटा में हो सकता है कि उस चंक में प्रोडक्ट का नेम हो, कंट्री हो, डिपार्टमेंट हो, कैटेगरी हो, डेट हो, कस्टमर आईडी भी हो। आप एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यूज़र ने पूछा व्हाट इज़ द वारंटी पीरियड ऑफ आईफ़ोन 16? अगर मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन आप नहीं देते हैं, तो क्या करेगा कि इस एंटायर डेटाबेस पे वो सर्च ऑपरेशन परफ़ॉर्म होगा। लेकिन अगर आप मेटा डेटा देते हैं, तो मेटा डेटा में क्या होगा कि पहले ही हम फ़िल्टर आउट कर देंगे प्रोडक्ट पे कि आईफ़ोन 16 के बारे में डिस्कस मतलब क्वेरी जो है वो आईफ़ोन 16 के बारे में है। तो वो फ़िल्टर आउट होकर के हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगा, उस पर वेक्टर सर्च ऑपरेशन परफ़ॉर्म होगा। तो आप देख सकते हैं कि एंटायर डेटाबेस पे सर्च ऑपरेशन ना परफ़ॉर्म करके हम एक लिमिटेड डेटा पे ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? जो कि फ़ास्ट भी होगा और रिलेवेंट भी होगा, ठीक है? तो मेटा डेटा फ़िल्टरिंग इज़ वन ऑफ द ईज़ीएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वेज़ टू इम्प्रूव रैग एक्यूरेसी, ठीक है? रिट्रीवेबल एक्यूरेसी। अब टेक्निक सेकंड की बात करें तो इसमें क्या होता है एलएलएम जनरेटेड मेटा डेटा। अगर आपके पास मेटा डेटा के अलावा आप और भी कीवर्ड्स बेसिकली टैग्स जनरेट करना चाहते हैं हर एक चंक का तो भी आप एलएलएम के द्वारा कर सकते हैं। जैसे आपके पास चंक है उस चंक को आप एलएलएम कॉल करते हैं और एलएलएम क्या करेगा कि टैग्स जनरेट करेगा। वो हर एक चंक का मल्टीपल टैग जनरेट करेगा और उसको स्टोर करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास चंक कोई है जिसमें कि हाउ टू रीसेट अ राउटर के बारे में इंफॉर्मेशन है तो एलएलएम क्या करेगा उससे रिलेटेड चंक से रिलेटेड मल्टीपल टैग्स जनरेट करेगा लाइक नेटवर्किंग, हार्डवेयर, ट्रबल शूटिंग। तो ये क्या होता है कि दीज ऑटोमेटिकली जनरेटेड टैग्स मेक रिट्रीवल मोर इंटेलिजेंट एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर क्योंकि इन सारे टैग्स का यूज करके हम मोस्ट रिलेवेंट आंसर फिल्टर आउट कर सकते हैं।
टेक्निक्स 3 की बात करें तो क्या होता है कि टेक्निक्स 3 है HYDE, हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये पता है कि जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है नॉट नेसेसरी कि वो डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज हो, करेक्ट? जैसे मान लिया कि यूजर जो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डू आई कैंसल माय सब्सक्रिप्शन, बट डॉक्यूमेंट में सब्सक्रिप्शन कीवर्ड, कैंसल कीवर्ड अवेलेबल ही नहीं है। हो सकता है डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है वो मेंबर से टर्मिनेशन प्रोसेस लिखा हुआ है। अगर आप दोनों को देखेंगे तो दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, बट वर्डिंग क्या है वो डिफरेंट है, करेक्ट? तो इस केस में क्या होता है कि एलएलएम क्या करता है कि पॉसिबल क्वेश्चन जनरेट करता है। जैसे हाउ डू आई कैंसल माय सब्सक्रिप्शन, ठीक है? अब इससे फायदा क्या है कि डॉक्यूमेंट आया एलएलएम के पास, एलएलएम क्या हुआ कि जनरेट किया पॉसिबल क्वेश्चंस, क्या-क्या क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद उनको स्टोर करता है। अब जब भी कोई सर्च ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो ना ओनली डॉक्यूमेंट कंटेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बल्कि साथ ही साथ ये जो भी जनरेटेड क्वेश्चंस है, उन पे भी ये सर्च ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यूज़र किसी भी तरह का क्वेरी करे, उसको एलएलएम जो है वो पॉसिबल क्वेश्चन के बेस्ड ऑन फ़िल्टर करेगा और मोस्ट रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन होगा वो यूज़र को देगा। टेक्निक 4 की बात करें तो मल्टीपल डेटा सोर्स, जैसे कि रैग वेक्टर डेटाबेस के बारे में ही नहीं होता है। रैग का मतलब होता है बढ़िया रिट्रीवल, ठीक है? अब क्या होता है कि हो सकता है जो रिट्रीवल हो मल्टीपल डेटा सोर्स से हो। कोई यूज़र क्वेरी करता है, हो सकता है वो क्वेरी का इन्फॉर्मेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ जो मल्टीपल सोर्सेज़ हैं वहाँ पे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है वेक्टर डीबी में हो, कुछ इन्फॉर्मेशन पोस्टग्रेस में हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हम एपीआई से ले सकते हैं। तो मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं जहाँ से फॉर द यूजर आस्क्ड क्वेरी वी कैन टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक रैग चैटबॉट बनाया किसी ई-कॉमर्स कंपनी के लिए और वहाँ पर क्वेरी करता है कोई यूजर कि व्हाई इज माय ऑर्डर डिलेड। तो आप इस क्वेरी से रिलेटेड आप मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे कि वेक्टर डीबी से आप शिपिंग पॉलिसी कलेक्ट करेंगे, पोस्टग्रेस से आप कस्टमर का ऑर्डर स्टेटस या और भी कस्टमर का डिटेल आप फेच करेंगे। फिर एपीआई को भी हो सकता है आप फिट करें। बैड वेदर की वजह से भी कभी-कभी क्या होता है कि ऑर्डर डिले होता है, तो एपीआई भी यहाँ पर आपको हिट करने का ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम कंबाइन करते हैं मल्टीपल सोर्सेज़ को बिफोर जनरेटिंग द आंसर। इससे क्या होगा कि एक बढ़िया आंसर जनरेट होगा और यूज़र जो हो वो सैटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू लाइन क्या है कि vector database are popular in React, but they are not mandatory. Retrieval can come from a structured database, APIs, graph database, search engine और a combination of them, जैसा कि हमने देखा ऊपर। टेक्निक 5 की बात करें तो टेक्निक 5 में मल्टी रिप्रेजेंटेशन और स्टोरेज। इसमें क्या होता है कि हम जब रिट्रीवल अच्छा सा परफॉर्म नहीं करता है तो हम हर एक टेक्निक्स को चेक करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि चंक साइज भी बहुत मैटर करता है। अगर बहुत छोटा चंक साइज आपने दिया तो प्रिसीजन तो हायर हो सकता है, बट क्या होगा कि कभी-कभी पूरा कॉन्टेक्स्ट एलएलएम को नहीं जाता है। अगर चंक साइज़ बहुत बड़ा कर दिया, तो हो सकता है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत बड़ा हो, तो एलएलएम वहाँ पर हैलोजिनेट भी कर सकता है, ठीक है? तो इससे बढ़िया क्या होता है कि हम कंबाइन करते हैं दोनों को और उसके बाद एक चंक साइज़ डिसाइड करते हैं फॉर बेस्ड ऑन द यूज़ केस एंड बेस्ड ऑन द डेटा और उसके बाद चेक करते हैं कि कितना बड़ा चंक साइज़ हमारे यूज़ केस के लिए अच्छा काम कर रहा है। टेक्निक 6 की बात करें तो टेक्निक 6 में है री-रैंकिंग। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएँगे तो आपको ये पूछा ही जाएगा री-रैंकिंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि यूज़र क्वेरी किया, रिट्रीवर टॉप 20 चंक्स रिट्रीव करके लाया, उसके बाद री-रैंकर एल्गोरिथम रन होता है। वहाँ से टॉप 20 में से टॉप 5 चंक जो हैं वो रिट्रीवर कलेक्ट करता है और उसको आगे पुश करता है एलएलएम को, जो कि मोस्ट रिलेवेंट चंक्स होते हैं। अब क्या होता है कि रिट्रीवल का काम होता है बस फॉर एग्जांपल आपके पास लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है, तो रिट्रीवल का काम होता है बस शॉर्ट लिस्टिंग करना। उसके बाद री-रैंकिंग का काम होता है कि उन शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट में से भी कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आगे मूव करना सही होगा, ठीक है? तो एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमारे पास मल्टीपल चंक्स हैं और हर एक चंक का एक स्कोर है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चंक का स्कोर ज़्यादा बड़ा है, वो चंक ज़्यादा रिलेवेंट है फॉर द यूजर आस्क्ड क्वेरी, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि री-रैंकर एल्गोरिथम रन होता है और वो डिटरमाइन करता है कि कौन-सा चंक इसमें से हो सकता है चंक सी जो है वो अच्छा परफॉर्म करे और वो चंक सी जो है वो रैंक 1 पे हो। टेक्निक 7 की बात करें तो बेसिक रैग में क्या होता है कि हम यूजर जो होता है वो और एलएलएम को वो क्वेरी करता है और एलएलएम आंसर जनरेट करता है। बट एडवांस रैग टेक्निक में हम क्या देखते हैं
कि हम एलएलएम को मल्टीपल जगह यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर जगह एलएलएम ही यूज़ करें, कहीं-कहीं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम एसएलएम भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं और अगर एलएलएम भी यूज़ करें, तो कोई छोटा-सा मॉडल यूज़ करें, जो जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा यूज़ करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूज़र उसके बाद क्वेरी रीराइट के प्लेस पे भी हम एलएलएम यूज़ करेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि यूज़र जो है वो क्वेरी पूछता है, वो क्वेरी जो होता है वो इर्रेलेवेंट होता है, उतना इन्फॉर्मेटिव या करेक्ट नहीं होता है, जिसके बेसिस पे एलएलएम रिजल्ट फाइंड आउट करे। तो क्या होता है कि यहाँ पर क्वेरी को रीराइट करते हैं, जिसके लिए भी हम एलएलएम यूज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद रिट्रीवल जो है वो रिट्रीव करता है। फिर समराइज़ेशन के लिए हम यहाँ पर एलएलएम यूज़ कर सकते हैं। फिर जनरेशन का टाइम भी एलएलएम यूज़ कर सकते हैं और इवैल्यूएशन का टाइम भी हम एलएलएम यूज़ कर सकते हैं। एलएलएम एज़ अ जज, इवैल्यूएशन के लिए अलग मैट्रिसेस भी हैं, बट यहाँ पर एलएलएम भी प्लेस कर सकते हैं और एलएलएम एज़ अ जज परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेरी रीराइटिंग के लिए अगर कोई क्वेरी ऐसे गलत क्वेरी करता है, तो हो सकता है कि आंसर जो वो उतना सटीक आंसर या उतना अच्छा आंसर ना आए। तो हम क्या करते हैं एलएलएम को देते हैं और एलएलएम क्या करता है उस क्वेरी को रीराइट करता है, एक बढ़िया-सा क्वेरी बनाता है। तो आपको भी पता है कि बेटर क्वेरी लीड्स टू बेटर रिट्रीवल। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट समराइज़ेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास 20 पेज का कॉन्टेक्स्ट हो गया, फॉर एग्जांपल आपने जो सिस्टम बनाया वो थाउज़ेंड्स ऑफ पीडीएफ के लिए है और वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो हो गया वो 20 पेज का हो गया, तो उसको कन्वर्ट करके 1 पेज समरी करेगा। उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन में क्या होता है कि एलएलएम जो होता है वो अपने क्वेरी को, अपने एक्यूरेसी को चेक करता है, उसके बाद उसका आंसर को इम्प्रूव करता है। तो एलएलएम एज़ अ जज काम करता है यहाँ पर। फाइनल समरी की बात करें तो कंप्लीट एडवांस रैक पाइपलाइन कैसा दिखता है? डॉक्यूमेंट हुआ, उस पे चंकिंग परफॉर्म हुआ, मेटा डेटा हुआ, एलएलएम जनरेटेड टैग्स हुए, वेक्टर डीबी आया, फिर यूजर जब क्वेरी करता है, तब उसके बाद क्वेरी रीराइट होता है, फिर मेटा डेटा फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, रिट्रीवल होता है, री-रैंकिंग होता है, देन समराइजेशन, देन इट विल गो टू एलएलएम एंड उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन होता है और फाइनल आंसर जनरेट होता है। तो इतना सारा पाइपलाइन में स्टेप्स रन होते हैं, तो एडवांस रैक जब हम यूज़ करते हैं तो मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हमें रिट्रीव होते हैं और उसके बेसिस पे एलएलएम एक बढ़िया-सा आंसर जनरेट करता है और हमारा रैक पाइपलाइन स्केलेबल होता है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो प्रोडक्शन ग्रेड रैक सिस्टम आर नॉट जस्ट अबाउट द वेक्टर सर्च, दे कंबाइन मेटाडेटा फिल्टरिंग, इंटेलिजेंट रिट्रीवल, री-रैंकिंग, मल्टीपल डेटा सोर्स, क्वेरी रीराइटिंग, समराइजेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन टू मैक्सिमाइज कॉन्टेक्स्ट क्वालिटी एंड आंसर एक्यूरेसी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप कमेंट में कर सकते हैं कोई भी टेक्निक जिसके बारे में आप डिटेल से समझना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको एआई इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।